अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिज़िक्स फर्स्ट का कोर्स स्टार्ट करना है। ये हमारे पास बेसिकली दो कोर्सेज़ हैं, एक आप फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट आप सिक्स सेमेस्टर में पढ़ेंगे। एमएससी फर्स्ट जो है हमारे पास उसका कोर्स भी कंबाइन है ये। तो आज हम इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे। टोटल इसमें 5 चैप्टर्स हैं हमारे पास, उसमें से फ़र्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। फ़र्स्ट चैप्टर का नाम है वेक्टर एनालिसिस। अब वेक्टर एनालिसिस हमारे पास क्या होता है, आज के लेक्चर में हम जस्ट इंट्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। इसमें मेन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बेसिक चीज़ों को जो हमने इसमें एमएमपी 1 के पूरे कोर्स में यूज़ करनी है उनको हम स्टडी करेंगे। तो हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जैसे चैप्टर का नाम है वेक्टर एनालिसिस, तो ये वेक्टर हमारे पास होते क्या हैं। अब वेक्टर की अगर हम बात करें तो वेक्टर का एक उलट भी हमारे पास पॉसिबल होता है, जिसे हम कहते हैं स्केलर्स। जो आप शुरू से बेसिक फ़िज़िक्स में पढ़ते आए हैं, शुरू से फ़िज़िक्स की क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि स्केलर्स और वेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं। कोई भी फ़िज़िकल क्वांटिटी मीन्स जैसे मास हो गया, टाइम हो गया, वेलोसिटी हो गई, फोर्स हो गई, कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी जिसे आप फील कर सकें, उसको मेजर कर सकें, उन क्वांटिटीज़ को हम डिवाइड कर देते हैं दो टाइप्स में। एक को हम बोलते हैं स्केलर, दूसरे को हम बोलते हैं वेक्टर। अब स्केलर्स हमारे पास क्या होते हैं और वेक्टर क्या होते हैं, इसको पहले हम देखेंगे। फिर क्योंकि हमारा जो मेन चैप्टर है वो है वेक्टर एनालिसिस का, तो हम वेक्टर्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्केलर्स हमारे पास कोई भी ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटी होती है जिसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर होता है, हमें स्केलर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को बताने के लिए उनकी डायरेक्शन नहीं रिक्वायर होती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करती हूँ टाइम की। मैंने आपसे टाइम पूछा, आप मुझे टाइम बता देंगे कि इतने बजकर इतने मिनट हो गए हैं। आप मुझे ये नहीं बता सकते कि भाई टाइम की डायरेक्शन ये है, क्योंकि टाइम एक स्केलर वैल्यू है। इसे कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें टाइम की डायरेक्शन नहीं चाहिए। टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ मास की, तो मास के लिए भी मुझे सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब 2 kg, 3 kg, 4 kg, मुझे मास की डायरेक्शन को नहीं बताना पड़ेगा। तो कुछ हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड ही काफ़ी होता है, हमें उनकी डायरेक्शन को नहीं बताना पड़ता। इन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम नाम देते हैं स्केलर्स का। कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं, जैसे मास है, लेंथ है और टाइम है। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, टेम्परेचर हो गया, इंटेंसिटी हो गई, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास जो स्केलर वैल्यूज़ में आती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या होती हैं, कोई भी फ़िज़िकल क्वांटिटी हमारे पास ऐसी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक मास ले लिया, इस मास के ऊपर मैंने फ़ोर्स लगाई। अब फोर्स लगाने से ये मास क्या हुआ, आगे मूव करने लग गया। मुझे बताना पड़ेगा मैंने कितनी फ़ोर्स लगाई है और किस डायरेक्शन में लगाई है, क्योंकि डायरेक्शन बताए बग़ैर हम ये नहीं बता सकते कि मास आगे की तरफ जा रहा है या पीछे की तरफ जा रहा है। अगर हमें फ़ोर्स की डायरेक्शन पता होगी तभी हम इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बता सकेंगे कि इसने किस तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर किया। इट्स मीन्स हमारे पास कुछ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिन्हें डिस्क्राइब करने के लिए हमें उनका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 न्यूटन फोर्स लगाई हमने, 3 न्यूटन लगाई, 4 न्यूटन लगाई, और किस डायरेक्शन में लगाई, डायरेक्शन भी लाजमी बतानी पड़ती है। तो ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम नाम दे देते हैं वेक्टर का। कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ मेंशन की हुई हैं, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और भी बहुत सारी एग्जांपल है। उसके बाद हम बात करते हैं वेक्टर के कंपोनेंट्स की। अब हम आगे सिर्फ वेक्टर को डिस्कस करेंगे डिटेल से, स्केलर्स से हमारा कंसर्न नहीं है तो स्केलर्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे। वेक्टर्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कोई भी अफेक्टिव वैल्यू किसी भी डायरेक्शन में जो हमें वेक्टर की कोई ना कोई वैल्यू बताए उसे हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक वेक्टर मैक्सिमम 3 कंपोनेंट रख सकता है, जो AXI हो सकते हैं, AYJ हो सकते हैं, AZK हो सकते हैं।
एक वेक्टर के मैक्सिमम हम 3 कंपोनेंट्स बता सकते हैं। ये कंपोनेंट्स हम किस तरीके से ड्राइव करते हैं, इनको हम किस तरीके से निकालते हैं, और इन कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमारे पास कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? ऐसे कंपोनेंट जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मीन्स जिनके दरमियान में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, उसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने 2 डायमेंशन ग्राफ ड्रॉ किया है, ये x है और ये y है। अब x और y के दरमियान में आप देखिए कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। इट्स मीन्स यहाँ पर अगर मैं इसी एक्सिस के ऊपर कोई वेक्टर ले लूँ और इसके कंपोनेंट्स निकालूँ, x एक्सिस में y एक्सिस में, ये कंपोनेंट्स होंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल है। कोई भी ऐसे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे से 90 डिग्री पर मौजूद होते हैं उन्हें हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का नाम देते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या सिंपल कंपोनेंट्स हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? हमें वेक्टर का प्रोजेक्शन ड्रॉ करना होता है x एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर और z एक्सिस के ऊपर। जो वैल्यू हमें मिलती है हम उसे कहते हैं वो उसी वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। किस तरीके से ड्रॉ करते हैं ये भी हम नेक्स्ट में सीखेंगे। एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने यहाँ पर x और y बनाए, ये क्या है हमारे पास? ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। बेसिकली हमारे पास कितने सिस्टम होते हैं? कोऑर्डिनेट 3 सिस्टम होते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेट, जो हमने तीनों ही डिस्कस करने हैं अपने इस MMP के कोर्स में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम कोऑर्डिनेट्स को, एक्सिस को शो करते हैं x, y और z की मदद से। स्फेरिकल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम x, y, z की जगह यूज़ करते हैं r, थीटा और फाई। सिलेंड्रिकल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम इसी x, y, z की जगह या r, थीटा, फाई की जगह हम यूज़ करते हैं रो, फाई और z। ये 3 हम वर्ड्स यूज़ करते हैं। डिटेल से हम इन्हें डिस्कस करेंगे, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, इनके नाम ये क्यों हैं, 1 बाय 1 हम इन्हें स्टडी करेंगे डिटेल से। नेक्स्ट अब हमने ये कहा कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, हम इन्हें प्रोजेक्शन की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इन कंपोनेंट्स को? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने 2 डायमेंशनल केस लिया हुआ है। 2 डायमेंशनल का मतलब है कि हमारे पास x और y है, इसमें मैंने एक वेक्टर a रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये जो वेक्टर a है इसके x एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन निकालें तो ax बनता है, y के ऊपर प्रोजेक्शन ay बनता है। ये जो पॉइंट है जहाँ पर हमारे पास हेड है, याद रहे कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। या तो हम उसे बोल्ड कर दें, मतलब कोई भी लेटर है उसे हम बोल्ड कर दें, या हम बोल्ड नहीं करना चाहते उसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा दें। और ग्राफिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो के साइन से। एरो का जो हेड होता है ये इसकी डायरेक्शन बताता है, ये इसका टेल पॉइंट होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, ये जो लेंथ होती है ये इसका मैग्नीट्यूड बताती है। तो यहाँ पर मैंने वेक्टर ए को एक वेक्टर एरो से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये जो पॉइंट है ए और बी, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ए और बी, ए का मतलब है एक्स की वैल्यू, बी का मतलब है वाई की वैल्यू, इन्हें हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ये दोनों जो एक्सिस हैं एक्स और वाई, ये एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर मौजूद हैं। इट्स मीन यहाँ से जो हमें कंपोनेंट्स मिलेंगे वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे। इन एक्सिस को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोल सकते हैं। और ये जो पॉइंट है जहाँ पर दोनों लाइन्स, ये देखेंगे एक लाइन, ये 2 लाइन, वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को कट करती हैं, ये वाला पॉइंट, इसे हम या तो ओरिजिन बोलते हैं या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। और x और y हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस है। क्योंकि मैं x और y यूज़ कर रही हूँ तो मैं इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को नाम दे सकती हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का। ये तो हो गई हमारी 2 डायमेंशन में। अब हम इसके कंपोनेंट्स कैसे निकालेंगे? हेड से ड्रॉ करें प्रोजेक्शन x एक्सिस के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक्सिस है एक, ये एक्सिस है और ये वेक्टर है। इस वेक्टर के हेड से आप प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर और हेड से वाई एक्सिस के ऊपर।
रिमेनिंग जितनी वैल्यू आएगी आपके पास ये होगा ए एक्स एक्सिस के ऊपर, और यहाँ पर देखें ये ए वाई है जो वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन है। ए एक्स और ए वाई बेसिकली कंपोनेंट्स हैं वेक्टर ए के, जो हमें बता रहे हैं कि ए एक्स आई की डायरेक्शन में है, ए वाई जे की डायरेक्शन में है। ये हमारे पास हो गई 2D रिप्रेजेंटेशन। अगर हमारे पास 3D रिप्रेजेंटेशन हो फिर हम किस तरीके से करेंगे, देखें तो हमने 3 एक्सिस ले लिया है एक्स वाई और जी, एक वेक्टर ले लिया ए। ये जो वेक्टर ए है ये इसका फाइनल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये वाला है एक्स एक्सिस के ऊपर, यहाँ पर ये मौजूद था। ये रोटेट करता हुआ इस तरफ आया है अपनी फाइनल पोजीशन की तरफ। हमने इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं, हमने इसके डायरेक्शन को साइन भी फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस के ऊपर हमने इसका प्रोजेक्शन इस तरीके से ड्रॉ किया कि वाई और एक्स एक्सिस दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट कर रहे थे। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका पॉइंट ए एक्स, और यहाँ पर हमारे पास ए वाई भी 0 है, ए जी भी 0 है। अब बात करते हैं इस पॉइंट की। यहाँ पर ए एक्स है, ए वाई है, लेकिन ए जी 0 है, और इस पॉइंट के ऊपर तीनों एक्सिस हमारे पास मौजूद हैं, ए एक्स, ए वाई और ए जी। एक्स एक्सिस के साथ हमेशा बेटा एंगल बनता है अल्फ़ा का, जो मैंने रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। वाई के साथ बीटा का एंगल बनता है, ब्लू से रिप्रेजेंट किया हुआ है। जी के साथ गैमा का एंगल बनता है, ये भी ब्लू से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब याद रहे अगर आपका एंगल इंक्रीज़ कर रहा है तो आपने डायरेक्शन ये वाली मेंशन करनी है, अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो ये वाली मेंशन करनी है। अब इसी डायग्राम को यूज़ करते हुए, ये जो हमने लास्ट में देखी थी, इसी डायग्राम को यूज़ करते हुए हम डायरेक्शन का साइंस किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब हम इस वेक्टर की डायरेक्शन को एंगल की मदद से किस तरह बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉज अल्फ़ा, कॉज हमारे पास बन रहा है, अल्फ़ा हमारे पास बन रहा है ए एक्स के साथ, तो ए एक्स डिवाइडेड बाई ए मीन्स बेस बाय हाइपोटेनस। बीटा हमारे पास बन रहा है वाई के साथ, ए वाई डिवाइडेड बाई ए, और गैमा बन रहा है जी के साथ, ए जी डिवाइडेड बाई ए। ये जो वेक्टर ए है ये बेसिकली हम 3 डायमेंशन में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके 3 कंपोनेंट्स होंगे हमारे पास, ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जी के। अब इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं, कॉज अल्फ़ा, कॉज बीटा और कॉज गैमा, और इनकी वैल्यूज़ थी हमारे पास ए एक्स डिवाइडेड बाई ए वाई डिवाइडेड बाई ए जी डिवाइडेड बाई ए। मीन्स ए जो है ये इन सब में कॉमन है और इसकी वैल्यू हमारे पास ये वाली आएगी। अब ए एक्स क्योंकि आई की डायरेक्शन में था इसलिए मैंने आई लगाया है, ए वाई जे की डायरेक्शन में था, जे लगाया है, ए जी के की डायरेक्शन में था, के यहाँ पर मेंशन कर दिया यूनिट वेक्टर, जो बेसिकली इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है, हमारे पास कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसका फार्मूला होता है हमारे पास यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस वेक्टर के जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उनका स्केयर लेंगे और स्केयर रूट ले लेंगे उसका। तो अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाए यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना होगा। सिंपली उस वेक्टर को पूरा का पूरा ऊपर लिख दें और स्केयर और अंडर रूट लेके उसको डिनोमिनेटर में मेंशन कर दें। अब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1, क्योंकि ए की वैल्यू भी हमारे पास इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग वही है जो हमारे पास ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जी के है, तो दोनों कट होकर आपको 1 की वैल्यू देंगे। ये हमने डायरेक्शन को साइन फाइंड आउट कर लिए 3 डायमेंशन की मदद से। जब एक वेक्टर को हम 3D में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई जी में रिप्रेजेंट करते हैं और अल्फ़ा बीटा और गैमा के एंगल को शो करते हैं, तब हम डायरेक्शन को साइन को इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि एक वेक्टर की हमने डेफिनेशन देख ली, उसकी हमने रिप्रेजेंटेशन देख ली, उसको हमने 2D में 3D में रिप्रेजेंट कर लिया, कंपोनेंट्स देख लिए, वेक्टर्स को ऐड किस तरीके से करते हैं और इनको सब्ट्रैक्ट किस तरीके से करते हैं, जो मेन पॉइंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ऐड करने के लिए हमेशा आपने याद रखना है कि आई में आई ही ऐड होगा, जे में जे ही ऐड होगा और के में के ही ऐड होगा। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन का भी यही रूल है कि आई में आई को माइनस करें, जे में जे को माइनस करें और के में के को माइनस करें। तो मैंने एडिशन यहाँ पर शो की है, सब्ट्रैक्शन आप खुद कर लीजिएगा ए माइनस बी करके। एडिशन न्यूमेरिकली हम किस तरीके से करेंगे, ये न्यूमेरिकल मेथड है और नीचे मैंने ग्राफिकल मेथड दिया हुआ है। तो यहाँ पर बेटा मैंने ए की वैल्यू दी है वेक्टर a2xi + 3yj, जी नहीं है इसमें। बी में है हमारे पास 3xi + 4g मीन्स इसमें जे नहीं है। इन दोनों को ऐड करना है, तो आई में आई ऐड करें,
जे में जे ऐड करें और के में के ऐड करें। तो यहाँ पर हमारे पास 0 के है, मीन्स इस वाले ए में हमारे पास के नहीं है और इस वाले बी में हमारे पास जे नहीं है, तो मैंने 0 जे लगाया है, 0 के लगाया है। एडिशन के बाद आपको ये आंसर मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ a माइनस बी, तब भी आपने सेम तरीके से करना होगा, जस्ट के दरमियान में माइनस आ जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ग्राफिकली हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर देखिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि वेक्टर ए इसके इक्वल है, वेक्टर बी इसके इक्वल है, वेक्टर सी इसके इक्वल है। आप फाइंड आउट करें, यहाँ पर ए है बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी फाइंड आउट करना है आपने और ए माइनस बी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम एडिशन करते हैं। एडिशन के लिए हमारे पास रूल होता है हेड टू टेल रूल। ये हेड टू टेल रूल आपने याद रखना है। हेड टू टेल रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास फर्स्ट वेक्टर है, इसके हेड के साथ सेकंड वेक्टर का टेल ज्वाइन कर दें। अगर सेकंड वेक्टर का नेक्स्ट आपके पास थर्ड वेक्टर भी है, तो सेकंड वेक्टर के हेड के साथ थर्ड का टेल ज्वाइन करें। जो रिजल्टेंट होगा वो आपको मिलेगा लास्ट वेक्टर के हेड से, यहाँ से, और फर्स्ट वेक्टर के टेल से, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये आपका होगा रिजल्टेंट वेक्टर। यही आप रूल्स अप्लाई करते जाएंगे हेड टू टेल के लिए, हेड टू टेल रूल एडिशन के लिए, और यही आपका सब्ट्रैक्शन के लिए भी अप्लाई होगा। तो एडिशन पर सबसे पहले अप्लाई करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी हमने फाइंड आउट करना है। वेक्टर ए की डायरेक्शन ये है, इन डायरेक्शन को आपने चेंज नहीं करना। इसके हेड के साथ सेकंड वेक्टर बी आ जाएगा, इसके हेड के साथ थर्ड वेक्टर सी आ जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर अगेन फर्स्ट वेक्टर और लास्ट वेक्टर से आपको मिलेगा। तो ये रेड से आपको रिजल्टेंट वेक्टर शो हो रहा है। ये हमारे पास आ गई एडिशन। अगर आपके पास मोर देन 3 वेक्टर्स हों या 2 वेक्टर्स हों, एडिशन के लिए मिनिमम हमें 2 वेक्टर चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा हो तो आप हेड टू टेल रूल अप्लाई करते जाएं और उनको ऐड करते जाएं। माइनस में सब्ट्रैक्शन में हम किस तरीके से लेंगे, सब्ट्रैक्शन में आपने देखना है बेटा, आपसे a माइनस बी पूछा गया है या b माइनस a पूछा गया है। मीन्स आपने देखना है कि नेगेटिव साइन किसके साथ है। जिसके साथ नेगेटिव साइन है उसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर दे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नेगेटिव साइन b के साथ है, तो b की डायरेक्शन इनिशियली आपके पास ये दी हुई है, ये वाली डायरेक्शन है b की। लेकिन क्योंकि अब माइनस बी की बात हो रही है तो मैंने इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, ये बन गई। अब मुझे माइनस बी और प्लस ए से डील करना है। प्लस ए की डायरेक्शन हमारे पास ये वाली है और माइनस बी को जब हम ये वाली डायरेक्शन लेंगे तो ये इसके हेड के साथ इस तरीके से अटैच होगा जैसे मैंने ये लगाया हुआ है, माइनस बी। रिजल्टेंट अगेन आपको ए से मिलेगा और माइनस बी से मिलेगा, ए माइनस बी आ गया। इस तरीके से आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लेनी है। याद रहे कि हमारे पास एडिशन कम्यूटेटिव होती है लेकिन सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होती। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी हमेशा इक्वल होता है b प्लस ए के। ग्राफिकली भी ये सेम होता है, लेकिन a माइनस बी जो होता है ये कभी इक्वल नहीं होता b माइनस ए के। सब्ट्रैक्शन हमारे पास कम्यूटेटिव नहीं होती, एडिशन हमारे पास कम्यूटेटिव होती है, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती है। अब हम बात करते हैं कि वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। वेक्टर की एडिशन देख ली, सब्ट्रैक्शन देख ली, हमने कंपोनेंट्स देख लिए। अब हम देखते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। यह आप लास्ट क्लासेस में, अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अगर हम 2 वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारे पास स्केलर आ जाए, इट्स मीन स्केलर प्रोडक्ट है ये। अगर आप 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके पास वेक्टर आ जाए, इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसे हम डॉट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें डॉट मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं। इसे क्रॉस क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। अब ये तो था जब 2 वेक्टर्स आपके पास हो तो आपने डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के रूल अप्लाई करने हैं, जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, आई डॉट आई वाला, आई क्रॉस आई वाला, और इस तरीके से बाकी रूल्स भी आपने अप्लाई करने हैं। अगर बात आ जाए 3 वेक्टर्स की, फिर हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 3 वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है उसको हम नाम देते हैं
इसमें स्केलर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जिसमें आप 3 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें आंसर स्केलर आ जाए, सो इट्स मीन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका फार्मूला आपके पास होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी से आपको आंसर वेक्टर मिलेगा। वो वेक्टर जब डॉट प्रोडक्ट लेगा वेक्टर ए के साथ तो आपको आंसर स्केलर मिलेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपको स्केलर वैल्यू देता है। इसी तरीके से हमारे पास 3 वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन अगर वेक्टर की फॉर्म में आ जाए, इसको नाम देते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ऐसा प्रोडक्ट जिसमें ट्रिपल 3 वेक्टर हों और आपको आंसर भी वेक्टर मिले प्रोडक्ट के बाद, उसको हम नाम देंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। इसका फार्मूला हमारे पास होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। सबसे पहले आप बी क्रॉस सी को हल करेंगे, आंसर आपको वेक्टर मिलेगा, उस वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ए के साथ, अगेन आपको वेक्टर ही आंसर मिलेगा, क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट नहीं ले रहे। तो इस तरीके से बेटा आपने वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करनी है 2 वेक्टर्स की फॉर्म में और 3 वेक्टर्स की फॉर्म में। इनके रूल्स वगैरह आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिए हैं, इसलिए मैंने दोबारा रिवाइज़ नहीं करवाया आपको। अगर फिर भी इनमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बेटा व्हाट्सएप पर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।